अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो मैं पेशगी ही माज़रत कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि 1 घंटे में मेरी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और जिसका आज पहला दिन है। पहले तो मैंने सोचा था कि व्लॉग ट्रेनिंग के बाद तसल्ली से बना लूँगी, लेकिन एकदम से पता नहीं ज़हन में क्या आई और मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ा और पार्क की तरफ आ गई। उम्मीद है कि व्लॉग इसी वक्त में बन भी जाएगा और मैं घर वक्त पे पहुंच जाऊंगी। बड़ी लिविंग ऑन दी एज टाइप फीलिंग आ रही है। असल में पिछला हफ्ता ख़बरों के सिलसिले में इतना सनसनीखेज़ गया है कि अगर इस हफ्ते व्लॉग ना बनाया जाता तो काफ़ी कुछ मिस हो जाता। पिछले हफ्ते इस तरह फ़ील हो रहा था कि जैसे ये हकीकी ज़िंदगी नहीं बल्कि कोई थ्रिलर चल रहा हो या फिर हाउस ऑफ कार्ड्स का नया सीज़न आ गया हो। हमने हकीकी ज़िंदगी में आज तक इतना एडवेंचर कभी नहीं देखा। लेकिन चलिए, साल 2020 का एक करिश्मा और सही। अब आते हैं हम इस हफ्ते की कुछ चीदा ख़बरों की तरफ। इनमें भी तमाम ख़बरें मौजूद नहीं हैं क्योंकि ख़बरें इतनी ज़्यादा थीं, उनको इंक्लूड करना सब ख़बरों को पॉसिबल नहीं था। मैंने 4 ख़बरों का इंतख़ाब किया है और इन पर मैं अपनी राय का इज़हार करूँगी। इस हफ्ते की सबसे पहली ख़बर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर अवान साहब की गिरफ्तारी है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर अवान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज़ के शौहर हैं, इनकी अपनी कोई ख़ास सियासी हैसियत नहीं है। कराची में PDM का जलसा हुआ जिसमें ऐसी तकारीर हुई जिन्होंने मुल्क का नक्शा हिला कर रख दिया। लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर बात हो रही है वो कैप्टन सफ्दर अवान साहब की गिरफ्तारी के बारे में हो रही है। मरीम नवाज़ साहिबा का एक मसला हमेशा से रहा है और वो ये है कि लोग उनकी सियासत की बजाय उनकी कुछ इररेलेवेंट चीज़ों पर बात करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उनके कपड़े, उनके जूते और अब उनके शौहर कैप्टन सफ्दर अवान साहब के बारे में। कैप्टन सफ्दर अवान साहब खासी जज्बाती तबीयत के वाक़े हुए हैं। भले वो मुमताज़ कादरी का मज़ार हो या कायद आज़म का, इनसे अपना आप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जब ये अपनी ज़ौजा मरीम नवाज़ और कारकुनों के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए गए तो वहाँ पर कप्तान साहब ने ऊंचे नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, वोट को इज़्ज़त दो, मादरे मिल्लत जिंदाबाद वगैरह। अब इस बात पे लोगों ने बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा कि कैप्टन सफ्दर साहब ने मज़ार कायद के तक़द्दुस को पामाल किया है। हम पाकिस्तानियों को ये प्रिटेंड करने का बहुत शौक़ है कि हम कायद आज़म की बहुत इज़्ज़त करते हैं। एक ट्विटर पे एक अकाउंट है जिन्ना ट्वीट्स के नाम से, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर कायद आज़म की इतनी इज़्ज़त होती तो उनकी एम्बुलेंस में पेट्रोल ख़त्म ना होता। अगर कायद आज़म की इतनी इज़्ज़त होती तो उनके जमहूरी अफ़कार के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाता। अगर कायद आज़म की इतनी इज़्ज़त होती तो सिर्फ 2500 रुपये के पीछे मज़ार कायद पर ऐसी शर्मनाक हरकतें ना होती जिनको व्लॉग में खुलकर बयान करना भी मुश्किल है। खैर, कैप्टन सफ्दर साहब को अरेस्ट किया गया और इनको अरेस्ट इस तरह किया गया कि ये कराची में अपने होटल के कमरे में अपनी बेगम के साथ सो रहे थे कि एकदम से पुलिस ने इनके कमरे पर धावा बोला और इनको गिरफ्तार कर लिया। सुनने में आया है कि IG सिंध को भी सुबह 4 बजे रेंजर्स ने बुलाया और उनसे ज़बरदस्ती इस गिरफ्तारी को ऑथराइज़ करवाया गया। नतीजे में सिंध पुलिस ने हड़ताल का ऐलान किया और खूब एहतजाज किया। अब इस सारे रौले रप्पे में अचीव क्या हुआ, और वो ये कि कैप्टन सफ्दर साहब, जो बज़ाहिर इतनी हाइप या इतनी तवज्जो डिज़र्व नहीं करते थे, अब एक हीरो बन गए हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? ज़ाहिरी बात है उन्हीं को जिन्होंने इन्हें गिरफ्तार किया। अब हम आते हैं आज की दूसरी ख़बर की तरफ, जिसका ताल्लुक़ एक माया नाज सहाफ़ी से है। वैसे तो छोटा मुँह बड़ी बात है, इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, लेकिन मेरी आदत है ज़रा चादर से भी पैर फैलाने की और औकात से भी बाहर जाने की। वो कहा करते थे ना कि छोटे शायरों को बड़े शायरों के बारे में उस वक्त तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक उनका अपना लेवल उनको खराज तहसीन पेश करने के काबिल ना हो जाए। बावजूद इसके कि मुझे ये YouTube चैनल शुरू किए जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज माया नाज सहाफ़ी कामरान खान साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ।
ہمارا تعلق ایک ایسے ملک سے ہے جہاں پر ہر کسی کو یہ پڑی ہوتی ہے کہ اس کو کام کم کرنا پڑے۔ ہمارے ہاں بہترین نوکری سرکاری نوکری سمجھی جاتی ہے کیونکہ وہاں پر کام کم ہوتا ہے اور تنخواہ وقت پر مل جاتی ہے۔ لوگ حلال کی کمائی کا ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی تنخواہ کو حلال کرنے میں کچھ خاص انٹرسٹڈ نہیں ہوتے۔ کامران خان صاحب کا شمار ان دیانتدار لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی تنخواہ کو حلال کرنا فرض سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو اپنی تنخواہ سے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامران خان صاحب اکثر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی تعریف میں یوں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں جیسے وہ ان کی امی ہوں اور پھپھو کے گھر رشتہ لے کر گئے ہوئے ہوں۔ کامران خان صاحب واٹس ایپ میسیجز میں کوما یا فل سٹاپ کی بھی امینڈمنٹ نہیں کرتے، جوں کا توں اس کو ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں کے بارے میں بات کریں تو یقیناً کامران خان صاحب یہ میلہ لوٹ لیتے ہیں۔ صابر شاکر، ارشاد بھٹی اور غلام حسین صاحب تو بس ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ لیکن کل ایک بہت عجیب چیز ہوئی اور وہ یہ کہ کامران خان صاحب نے ایک دکھی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو وہ اپوزیشن پارٹیوں سے نہیں بلکہ عوام سے ہے کیونکہ ملک میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ کامران خان صاحب نے ایک بہت ہی عجیب قسم کا یو ٹرن لیا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے خاصے امپریسڈ ہیں اور ان کی تقلید میں یو ٹرن بھی لینا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ یو ٹرن خاصا ایبرپٹ تھا، ایک دم سے ہو گیا کیونکہ 2 دن پہلے ہی کامران خان صاحب تو کچھ اور بات کر رہے تھے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے، کھرا کہاں سے جا کر ملتا ہے، اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فی الحال تو مسئلہ خاصا کمپلیکیٹڈ ہے، جیسے ہی اس مسئلے کے بارے میں کچھ اور علم ہوگا آپ سے ضرور ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں آج کی تیسری خبر کی طرف جو کہ ایک پیش گوئی ہے۔ ویسے تو قسمت کا حال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بھی 2 آنکھیں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سڑک دیکھ کر کراس کرتے ہیں کیونکہ سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، آپ ان کے نیچے کچلے نہیں جانا چاہتے۔ الیکشن سے پہلے ہی ہم لوگوں کو اندازہ تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی۔ دیکھیے میں نہ تو شیخ رشید صاحب ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی چڑیا ہے، لیکن پھر بھی آج پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے بارے میں ایک پیش گوئی کرنا چاہ رہی ہوں، اور وہ ہے مستقبل کے وزیر اعظم کے بارے میں۔ اللہ عمران خان صاحب کو لمبی عمر دے، ویسے بھی وہ ابھی ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، لیکن اللہ نے انہیں عمر خضر تو عطا نہیں کی۔ کل کلاں کو ان کی جگہ کسی اور کو وزیر اعظم بننا ہی ہے۔ اب یہ وزیر اعظم کون بنے گا؟ میرے ذہن میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کا نام اس لیے نہیں آتا کیونکہ وہ اس کرائیٹیریا پر ہی پورے نہیں اترتے۔ جی جناب، مستقبل کے یہ وزیر اعظم ہوں گے برطانوی نژاد باکسر عامر خان صاحب۔ جی، میں نے شاہد آفریدی صاحب کا ذکر نہیں بلکہ عامر خان صاحب کا ذکر کیا ہے۔ عامر خان صاحب نے ابھی کچھ ہی دن پہلے فرمایا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں سیاست دانوں اور جرنیلوں سے ڈسکشن بھی کر چکے ہیں، یعنی ان کو علم ہے کہ کس سے بات کرنی ہے اور کس سے بات نہیں کرنی۔ ویسے بھی عامر خان صاحب کا تعلق سپورٹ سے ہے، وہ رنگین مزاج بھی رکھتے ہیں، نام میں بھی بس ایک آدھ ہجے کا ہی فرق ہے نا، عامر خان، عمران خان، اور ابھی تک ان کو وزیر اعظم بننے کا موقع بھی نہیں ملا، انہیں آزمایا بھی نہیں گیا۔ تو میرے خیال میں تو عامر خان صاحب وزارت عظمیٰ کے لیے بہترین مثال ہیں۔ دیکھیے آگے کیا بنتا ہے۔ ویسے خان صاحب کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اسپورٹس مین جو پہلے سوچتے تھے کہ اگر ہمارا اسپورٹس کریئر ختم ہو گیا تو ہمیں کامنٹری یا اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے، اب پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ ہاؤ انسپریشنل۔ اب آتے ہیں آج کی چوتھی خبر کی طرف جو خاصی افسوسناک ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جو کہ راولپنڈی کے علاقے گلزار قائد کی ہے۔ ایک خاتون اپنے گھر کے ملازم بچے کو بری طرح مار پیٹ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تم کام کیوں نہیں کرتے، بچہ رو رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بات ارباب اختیار تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے۔ راولپنڈی پولیس نے اس معاملے پر فوری ایکشن لیا۔ بچے کا تعلق اکاڑا سے تھا، اس کے ماں باپ نے نوکری کی غرض سے اسے پنڈی میں ان خاتون کے گھر چھوڑا ہوا تھا۔ لوگوں نے ان خاتون کے رویے پر بہت بات کی، کہا کہ بڑا غیر انسانی سلوک ہے، بچے کو اس طرح ڈانٹنا مارنا نہیں چاہیے تھا۔
लेकिन एक बात जिस पर बहुत से लोगों ने बात नहीं की वो ये थी कि बच्चा इस घर में था ही क्यों। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा मसला है। हम जानते हैं कि बहुत से माँ बाप गुर्बत के हाथों मजबूर होकर अपने बच्चों को दूर अफ्तादा गाँव या छोटे शहरों से बड़े शहरों में लेकर आते हैं, जहाँ वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के घरों में रहकर काम करते हैं। जो लोग इन बच्चों को नौकरियां देते हैं वो तावील ये पेश करते हैं कि हम इस बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं और इस बच्चे के घर में इतनी गुर्बत है, हमारे घर में तो फिर भी बेहतर ज़िंदगी गुजार लेगा, 3 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। मैं इन दोनों दलीलों को नहीं मानती। पहली बात तो ये कि आप किसी बच्चे को अपने बच्चे की तरह रख ही नहीं सकते। अगर आप उस बच्चे को उसी स्कूल में नहीं भेजते जहां आपके बच्चे जाते हैं, उसको वही कपड़े नहीं पहनाते जो आपके बच्चे पहनते हैं, जी मेरी मुराद बच्चों की उतरन हरगिज़ नहीं है, उसका कमरा भी वैसा नहीं है जैसा आपके बच्चों का है, तो आप उस बच्चे को अपने बच्चों की तरह नहीं रख रहे। जहाँ तक बात रही कि आप उन बच्चों को बेहतर ज़िंदगी फराहम कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी को नौकर बनाकर खाना देना है, इसमें आपका क्या कमाल हुआ। पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर बच्चों को इसलिए नौकर रखते हैं क्योंकि वो तनख्वाह कम लेते हैं, उनके काम करने के औकात एक बड़े शख्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। सुबह से रात आप उनसे हर किस्म का काम करवा सकते हैं, भले वो आपको धनिया या हरी मिर्चें लाकर देनी हो या फिर रात को साहब की पाँव की मालिश करनी हो, ये बच्चे सब काम करेंगे। और वैसे भी छोटा बच्चा वल्नरेबल या कमज़ोर होता है, आप उसके साथ जिस भी किस्म का सलूक करेंगे वो चूंचा नहीं करेगा। जब तक हमारे मुल्क में चाइल्ड लेबर या बच्चों को इस तरह घरों में मुलाजिम रखा जाता रहेगा, ये वाक़यात होते रहेंगे। बस जी यहीं इस आज के बुलेटिन का इख्तिताम होता है। सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का आगाज़ हो चुका है। खुदारा अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत कीजिए। अभी मुझे कल ही मेरी एक सहेली ने बताया है कि उनके एक कॉलीग जिनको मुसलसल छींकें आ रही थीं और उनको तेज़ बुखार भी था, दफ्तर आ गए। आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको अपनी तबीयत ख़राब फ़ील होती है तो प्लीज़ घर बैठिए, टार्ज़न बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके दफ्तर वालों को कोरोना वायरस हो गया तो किसी ने आके आपको मेडल नहीं पहनाना। इस व्लॉग के अख्तिताम में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा ये नहीं कहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद नहीं भी आती तो भी ये प्रोसेस रिपीट कीजिए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।